गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 4 सब्जेक्ट ईवीएस का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करवा रहा हूँ। सबसे पहले आप अपनी ईवीएस की बुक निकालेंगे और अध्याय 3 निकालेंगे। अध्याय का नाम है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल स्टार्ट करेंगे हम अध्याय। आप अपनी बुक ओपन करेंगे और ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आप इसको एक दो बार रीड करें और उसके बाद ये वीडियो समझें। थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल, थार मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के जैसलमेर में पढ़ेंगे हम। थार का मरुस्थल भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। यह मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा रेतीला स्थान है। थार का मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा रेतीला स्थान है। थार का मरुस्थल यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में रेत पाई जाती है। थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। और यहाँ पे सबसे अधिक रेत है। यह कैसा भाग है? रेतीला। थार मरुस्थल रेतीला भाग है। भारत के मानचित्र में यह उत्तरी मैदानी भाग के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। भारत के मानचित्र की बात करें, भारत के मानचित्र की बात करें, थार का मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। अगर भारत के मैप की बात करें तो यह उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। क्या स्थित है? थार का मरुस्थल। थार मरुस्थल जो कि राजस्थान में स्थित है। थार के मरुस्थल के पश्चिमी भाग में पाकिस्तान की सीमा है। इसके पश्चिमी भाग में पाकिस्तान की सीमा है। थार मरुस्थल को पाकिस्तान की सीमा छूती। इसके पूर्व में अरावली की पहाड़ियां तथा दक्षिण पूर्व में पश्चिम में समुद्र का तटीय मैदान है। इसकी सीमा गुजरात तथा हरियाणा से भी मिलती है। किसकी? थार राजस्थान की सीमा से क्या क्या मिलते हैं? हरियाणा और गुजरात ये भी मिलते हैं। यह भारत का सबसे शुष्क और गर्म क्षेत्र है। भारत का सबसे ठंडा और सबसे गर्म क्षेत्र थार मरुस्थल का है। यहाँ सबसे अधिक गर्मी भी होती है और यह स्थान के साथ ठंडा स्थान भी है। यहाँ गर्मियों में 50 सेल्सियस तक तापमान होता है, किंतु यह तापमान रात के समय अधिक नीचे चला जाता है। यह तापमान रात के समय अधिक नीचे चला जाता है। इस मरुस्थल की लंबाई लगभग 500 किलोमीटर है। इस मरुस्थल की लंबाई लगभग कितना मीटर है? 500 किलोमीटर है मरुस्थल की लंबाई। ये मरुस्थल है। लंबाई 500 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई है 100 से 300 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई, यह पूरा का पूरा क्षेत्र बालू या रेत का विशाल भंडार है। और यह पूरा का पूरा क्षेत्र बालू रेत, सफेद रेत बोलते हैं ना, बालू रेत, उसी का भंडार है। कुछ भाग में अरावली पहाड़ियों की श्रृंखला भी है। इस भाग में एक लूनी नदी तथा कुछ नाले हैं।
और इस भाग में लूनी नदी, लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो राजस्थान से निकलती है, बोलते हैं ना जीके का क्वेश्चन। तो एक लूनी नदी बहती है और यहाँ कुछ नाले भी जो केवल बरसात में ही बहते हैं, जो केवल बरसात में ही बहते हैं। वर्षा की कमी के कारण बहुत कम क्षेत्र कृषि योग्य रहता है। वर्षा की कमी होने के कारण यहाँ बहुत कम ही कृषि की जाती है, क्योंकि यहाँ पे काफी कम वर्षा होती है तथा वनस्पति भी नहीं दिखाई देते हैं। यहाँ पर वनस्पति वृक्ष भी नहीं दिखाई देते हैं। यहाँ केवल कहीं कहीं कटीली झाड़ियां दिखाई देती हैं। उसमें है नागफनी की झाड़ियां आती, दूर दूर तक रेत के बड़े बड़े टीले नजर आते हैं। दूर दूर तक रेत के बड़े बड़े पहाड़ी घाटियां इस प्रकार से टीले नजर आते हैं। धूल भरी आंधियां गर्मी में आम बात है। मतलब गर्मी में यहाँ पे बहुत हवा चलती है और रेत उड़ के इधर उधर जाती है। सर्दियों में यहाँ का मौसम बहुत सुहावना हो जाता है। सर्दियों में यहाँ का मौसम सुहावना हो जाता है क्योंकि रेत बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है सर्दी की ऋतु में। इसलिए यहाँ सर्दियों का तापमान काफी नीचे चला जाता है। इस कारण कड़ाके की सर्दी पड़ती है यहाँ पे। इस कारण यहाँ पर बहुत अधिक सर्दी या ठंड पड़ती है और रात में सर्दी और भी बढ़ जाती है। रात के समय ये सर्दी और भी बढ़ जाती है। इस क्षेत्र में आपदा स्वरूप कभी कभी जैसलमेर और जोधपुर में बाढ़ भी आ जाती है। जैसलमेर और जोधपुर में बाढ़ भी आ जाती है। थार के मरुस्थल में पानी की कमी के कारण अधिकतर कटीले दार वृक्ष या झाड़ियां पाई जाती है। पानी की कमी होने के कारण थार मरुस्थल में कहीं कहीं कटीले वृक्ष तथा झाड़ियां भी पाई जाती है। जहां थोड़ा बहुत पानी मिलता हो, जहां पर भी थोड़ा बहुत पानी मिलता हो, वहां पर कटीली झाड़ियां और वृक्ष पाए जाते हैं। वहां खजूर के वृक्ष भी पाए जाते हैं। ऐसे स्थान को मरुद्यान कहते हैं। सरकार द्वारा थार के मरुस्थल में पानी की कमी को दूर करने के लिए सतलुज नदी पर बांध बनाकर नहर की व्यवस्था की। जो नदी है सतलुज नदी है, इस पर बांध बनाकर क्या किया है? नहर की व्यवस्था। इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर, जो कि कहां पर बनी हुई है? सतलुज नदी पर। इसी भाग में स्थित गंगानगर का क्षेत्र है और यह क्षेत्र बहुत उपजाऊ हो चुका है। यहाँ गेहूं तथा कपास की खेती की जाती है। यहाँ पर गेहूं तथा कपास की खेती की जाती है और यहाँ अत्यधिक मात्रा में जो फसलें उगाई जाती है वह है मक्का, ज्वार, बाजरा। यहाँ की प्रसिद्ध फसलें। थार के मौसम में पानी और वनस्पति की कमी के कारण जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। यहाँ कुछ लोग कृषि करते हैं और कुछ खाना बदोच लोग भेड़ बकरियां लेकर क्या करते हैं? भेड़ बकरियां आदि पालते हैं और ये भेड़ बकरियां लेके एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनको चराने के लिए जाते हैं। अपने पशु और बच्चों को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं और इनका कोई स्थायी निवास नहीं रहता है। इन खाना बचों लोगों में गोड़ियां, लुहार प्रमुख है। गाड़ियां, लुहार प्रमुख है। यहाँ भी स्थायी घर ये भी स्थायी घर बनाकर नहीं रहते। इनके भी स्थायी घर नहीं है। ये सड़कों के किनारे लोहे की
वस्तुएं बनाते हैं और बेचते हैं। गाड़ी में ही इनका घर होता है और ये राजस्थान से बाहर अन्य शहरों में चले जाते हैं। अब पेज पलटेंगे। रेतीला क्षेत्र होने के कारण यहाँ सड़क यातायात और रेल मार्ग का विकास अधिक नहीं हो पाया है। रेतीला स्थान होने के कारण यहाँ पे सड़कों तथा रेल मार्ग का स्थान अत्यधिक नहीं हो पाया है, इसलिए इस क्षेत्र में यात्रा करना बहुत कठिन है। इस क्षेत्र में यात्रा करना बहुत कठिन है। यहाँ के लोग यातायात के रूप में ऊंट को उपयोग में लाते हैं। यहाँ के लोग यातायात का मुख्य साधन यहाँ के लोगों का वह है ऊंट गाड़ी या ऊंट गाड़ी। यहाँ के लोग यात्रा करते समय ऊंट के साथ चलते हैं। यात्रा करते समय ऊंट के साथ चलते हैं। ये कई लोगों के झुंड में चलते हैं। इन झुंडों को कारवां कहते हैं। ऊंट रेगिस्तान का मुख्य पशु है। इसके पैर में गद्दी है। इसलिए यहाँ रेत में आसानी से चल भी सकता है, दौड़ भी सकता है और इसकी लंबी सूंड होने के कारण ये ऊंचाई पर स्थित लंबी झाड़ियों को भी आसानी से काट कर खा सकता है। ऊंट को इसलिए रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। यह कई दिनों तक प्यासा भी रह सकता है। ऊंट कई दिनों तक 10 दिन तक लगभग बिना पानी पिए रह सकता है। यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा होने के कारण यहाँ पर सीमा सुरक्षा बल और सैनिक टुकड़ियों का पड़ाव रहता है। यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगा होने के कारण यहाँ पर क्या है, सैनिक बल भी टुकड़ियों में रखा गया है। पाकिस्तान को छूता है यह क्षेत्र राजस्थान का, इसलिए यहाँ पर आपने सुना होगा अधिकतर जो पाकिस्तान के लोग रहते हैं वह हमला करते रहते भारत के जो सैनिक है उनके ऊपर। और सीमा सुरक्षा बल तथा सैनिक भी यातायात तथा गश्त के लिए ऊंटों का भी प्रयोग करते हैं। यहाँ सैनिक भी ऊंट का प्रयोग करते हैं। रेगिस्तानी भाग होने के कारण यहाँ खनिजों की भरमार है। रेगिस्तानी भाग होने के कारण यहाँ खनिजों की भरमार है। मकराना में संगमरमर की खानी है। यहाँ मैंगनीज, तांबा, अभ्रक आदि धातुएं भी पाई जाती है। इस क्षेत्र में कई प्रसिद्ध नगर भी हैं। इस क्षेत्र में प्रसिद्ध नगर हैं कौन कौन से? बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर आदि। और इन नगरों में घूमने के लिए विदेशों से पर्यटक भी आते हैं। वर्ष भर यहाँ विदेशों के पर्यटक भी आते रहते हैं और ऊंट की सवारी उन्हें बहुत बड़ी रोमांचक लगती है। मतलब बहुत ही अधिक रोमांच लगती है। ऊंट के ऊपर उनको सवारी करना बहुत ही रोमांच लगता है। यहाँ के लोग वीर तथा साहसी होते हैं। यहाँ के मारवाड़ियों का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ है। यहाँ के लोग बहुत साहसी होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं और यहाँ के लोगों का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ है। स्मरणीय तथ्य, थार का मरुस्थल भारत का सबसे शुष्क और गर्म क्षेत्र है। यहाँ पे अधिक ठंड भी होती है और गर्मी भी होती है। इस क्षेत्र में रेत का विशाल भंडार है। थार के मरुस्थल जो राजस्थान में स्थित है और वहां पे बालू रेत का विशाल भंडार है। सतलुज नदी को पर एक बांध बनाया है और उसका नाम है इंदिरा गांधी
बांध बनाकर इंदिरा गांधी नहर के द्वारा सरकार ने पानी की कमी को दूर करने का प्रयास किया है। ऊंट रेगिस्तान का मुख्य पशु है और इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। अध्याय हमारा समाप्त होता है और आपको इस अध्याय के क्वेश्चन आंसर फोटो खींच के आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। थैंक यू।